प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हम गणित विषय के अध्ययन के लिए और उसे सरल बनाने के लिए सबसे पहले ये चर्चा कर चुके हैं कि यदि गणित को एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो हम गणित बड़ी सरलता से पढ़ पाएंगे। इस संदर्भ में आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि गणित को भाषा के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब भी कोई भाषा निर्मित होती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अक्षर, जिन्हें हम वर्ण भी कहते हैं और इंग्लिश में लेटर। अक्षरों के मेल से जाके बनते हैं शब्द, जिनको हम वर्ड्स कहते हैं, और शब्दों का समूह जिसको हम वैसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। तो निश्चित है कि अक्षर अक्षर से बनेंगे, शब्द शब्द से बनेगा, हिंदी में जिसे वाक्य कहते हैं। तो अक्षरों का गुणा जोड़ तो शब्द कहलाता है, इसी प्रकार शब्दों का जोड़ गुणा वाक्य कहलाता है। फिर वाक्य से पैराग्राफ बन जाते हैं, पूरे हम निबंध लिख सकते हैं या राइटिंग वर्क कर सकते हैं, जिसको लेखन कार्य कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस प्रकार हिंदी अथवा कोई अन्य भाषा अक्षर शब्द वाक्य से मिलकर निर्मित होती है और अपने भाव को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाती है, इसलिए किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात वर्ड्स, है ना। इसके लिए हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। इसी प्रकार से वाक्य यानी सेंटेंस, उसको काल के आधार भी बांटा जाता है या अन्य प्रकार से भी वाक्य को बांटा जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी भाषा को समझने के लिए जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझ पाते तो हम भाषा नहीं समझ पाते, और भाषा का ज्ञान ना होना यानी हम अपने भावों और विचारों को सही ढंग से व्यक्त ही नहीं कर पाते और सामने वाला समझ भी नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार गणित एक महत्वपूर्ण चीज़ है भाषा के तौर पर। जैसे गणित की यदि हम शुरुआत करें तो इसी श्रेणी में अक्षर का स्थान लेते हैं अंक। अंक को हम आजकल डिजिट कहते हैं, प्रचलित शब्द है डिजिट अर्थात अंक। अंक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गणित के संदर्भ में, और अंकों की गिनती के आधार पर गणना करने की प्रणालियां तैयार होती हैं। जैसे हमारी जो प्रचलित एसआई पद्धति की प्रणाली है, उसमें हम अपनी गणना के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में 0 का अपना महत्व है, उस पर कभी चर्चा होगी। लेकिन हम कुल मिला के 10 अंकों को प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारी गिनती, जिसको हम गिनती कहते हैं, वो हमारी एक गणना प्रणाली है। इस गणना प्रणाली में हम 10 अंकों को लेके पूरी गणनाओं को करते हैं, इसलिए ये हमारी 10 डिजिट की प्रणाली हुई। इसलिए इस सिस्टम को, इस प्रणाली को अपन डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव पद्धति भी कहलाती है। ये ज्ञान होना अति आवश्यक है, हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तो गणना पद्धति 10 अंकों से हमारी चलती है, इसलिए हमने विज्ञान में अभी पूर्वलग्न पढ़े थे, तो 10 पे घात के आधार पर हम आगे बढ़ते थे। तो किसी भी गणना पद्धति के आधार, उसमें प्रयोग किए जाने वाले
अंकों यानी डिजिट की संख्या पर डिपेंड करता है। इसलिए हम कहीं लघु गुणक पढ़ते हैं या कहीं और गणनाएं करते हैं तो हमें अपनी गिनती का, अपनी गणना पद्धति का आधार अवश्य मालूम होना चाहिए। वो आधार होता है 10, अर्थात हम 10 अंकों से पूरी गणनाएं करते हैं। दूसरी बात ये भी समझ लेना है, कुछ बच्चों को शायद ये नहीं मालूम होगा और नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए कि हम अपनी गणना पद्धति तो 10 से करते हैं, जो कि प्रचलित है, ऐसा ही है। लेकिन हम इन अंकों को कम ज़्यादा करके भी गणनाएं कर सकते हैं, अर्थात हम अपना आधार बदल सकते हैं। जैसे 10 आधार की पद्धति के स्थान पर कुछ प्रचलित प्रणालियां हैं, जैसे द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति अर्थात बाइनरी सिस्टम, अर्थात हम केवल 2 अंकों अर्थात 1 और 0, केवल 2 अंकों से हम पूरी गणनाएं कर लेते हैं। वर्तमान में हमारा कंप्यूटर अपने गणनाओं में बाइनरी सिस्टम का ही उपयोग करता है। जैसे हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। कई बार हम बहुत से शब्द हिंदी में नहीं समझ पाते, जबकि हमारा अध्ययन का तरीका हिंदी माध्यम होता है। अंग्रेजी के बहुत से शब्द हम प्रचलित में हैं, इसलिए उसका उपयोग करते रहते हैं। तो पद्धति आपके पढ़ने की, मीडियम आपका हिंदी अथवा अंग्रेजी हो, इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपकी समझ का। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, यदि आपकी समझ सही है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे हम बाइनरी सिस्टम, बिट सिस्टम, ये हम यहाँ पर उपयोग करते हैं कंप्यूटर्स। वो अर्थ हुआ कि वो केवल 2 अंकों से पूरी गिनती गिनते हैं और सभी गणनाएं करते हैं। हम अपनी 10 आधारों से यानी 10 अंकों से अपनी गिनती गिनते हैं और अपनी पद्धति आगे बढ़ाते हैं। तो हम प्रयोग करते हैं डेसिमल सिस्टम का और कंप्यूटर इस्तेमाल करता है डेसिमल की जगह बाइनरी सिस्टम का, अर्थात द्विआधारी पद्धति का। जब हम गणित में इस विषय विशेष पर जाएंगे तब इसका अध्ययन विस्तार से करेंगे, किंतु हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है गणना पद्धति, ठीक है, और वो अंक से बनती है, डिजिट से बनती है ना। अगर हम 2 अंकों की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं तो वो बाइनरी सिस्टम कहलाता है, हिंदी में द्विआधारी पद्धति। 10 अंकों का प्रयोग करते हैं तो हमारा आधार 10 है, पद्धति कहलाती है दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा व्यवहार में पहले ज़माने में 8 अंकों वाली प्रणाली भी प्रचलित थी, 16 अंकों वाली प्रणालियाँ भी प्रचलित थीं, लेकिन वो सब समय के साथ परिवर्तित होती रहीं और आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 अंकों वाली प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार बात समझ में आ गई होगी। गणित में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अंक। तो अंक स्थान लेते हैं वर्ण का, है ना, अर्थात डिजिट। इंग्लिश में भी जाने तो थोड़ा अच्छा रहता है, अगर आपका माध्यम हिंदी भी है तो भी। हम अपनी दोनों भाषाओं को कंप्लीट करके चलने का प्रयास करें, ठीक है। शब्द के स्थान पर जैसे अंक हैं तो अंक से बनेंगे संख्याएं, संख्या यानी नंबर ना, तो संख्या बनती है अंकों से, जैसे शब्द बनते हैं अक्षर से, ठीक है। फिर संख्या जो बनती है, ठीक है, वो भी अभी हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। बच्चे 9th 10th में आ जाते हैं, कई बार समीकरण बनाने के लिए पूछा जाता है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या का समीकरण में कहीं वैल्यू आती है कि 2 अंकों वाली संख्या कैसे लिखें। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है चर राशि, चर राशि, ठीक है। तो चर राशियाँ जिनका मान बदल सकता है, हम अपनी स्वेच्छा से उसको बदल सकते हैं, या तो हम इनको प्रदर्शित करने के लिए सामान्य तौर पर एक्स वाई का इस्तेमाल करते हैं, वैसे और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर, ये इस्तेमाल होते हैं चर राशियों के रूप में। तो जैसे कभी यदि यह आवश्यकता हुई कि हमें 2 अंकों की प्रणाली का इस्तेमाल करना है, कितने अंकों की, तो यदि हम 2 अंकों की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम
संख्या बनाएं तो कठिन होगा, क्योंकि अभी हमें द्विआधारी पद्धति का ज्ञान नहीं है। अपनी पद्धति में यानी कि 10 आधार वाली पद्धति में यदि हम 2 अंकों की संख्या बनाना चाहें तो पहले ज़रा सा देख लें। अपन को मालूम है जैसे 42 42, तो 42 में पहला अंक हमारे हिसाब से कहलाता है इकाई, दूसरा शब्द कहलाता है दहाई, है ना। तो आपने कभी पढ़ा होगा स्थानीय मान। अभी हमारे कुछ बेसिक्स की हम चर्चा आगे करेंगे। तो हमने देखा ये 2, तो अगर हम 2 में 1 का गुणा करें तो ये 2 ही रहेगा, लेकिन दूसरे स्थान पर दहाई के अंक पर 4 है तो हमारा आधार 10 है। तो दूसरे स्थान पर अगर हम 10 का गुणा करें तो ये मिला के होगा 40 + 2 अर्थात 42। इसका मतलब ये हुआ 2 अंकों वाली संख्याओं को निर्मित करने के लिए इकाई में 1 का गुणा करना पड़ेगा और दहाई में 10 का गुणा करना पड़ेगा और आपस में जोड़ देना पड़ेगा। तो कितने अंकों वाली संख्या तैयार हो जाती है? 2 अंकों वाली, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम चर के रूप में मान लें, मान लीजिए इकाई का अंक है x, दहाई का अंक है y, तो 2 अंकों वाली संख्या बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या होगी, अब यहाँ पर 10y धन x। कभी कभी बोलता है कि अंकों का क्रम पलटना है, तो अंकों का क्रम पलटने का मतलब होता है अर्थात क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या तो हम x की जगह y की जगह x, यानी 10x + y। यहाँ पर x बराबर था 2, y बराबर था 4। तो ऊपर वाली संख्या यहाँ पर 10 × 4 धन 2 थी अर्थात 42 थी। नीचे 10 × 2 धन 4 होगी अर्थात 20 धन 4 बराबर 24। ठीक है। तो जिस प्रकार हमने अक्षर से शब्दों को बनाना सीखा था कभी, ठीक है, ठीक उसी प्रकार अंकों से काय का निर्माण होता है? संख्या का। हम 3 अंकों वाली संख्याएं भी बना सकते हैं, 4 अंकों वाली संख्या भी बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी 3 अंकों वाली संख्या के अक्षर क्रमशः x, y और z अंक हैं, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम z लिखेंगे, तो z में 1 का गुणा करेंगे, ये इकाई के स्थान पर है। दहाई के स्थान पर जो चर आ रहा है उसमें हम 10 का गुणा करेंगे, है ना, और जोड़ते जाएंगे। तीसरा जो सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, ठीक है, उसमें हम 100 का गुणा करेंगे। तो x गुणे क्या हो जाएगा? 100। ये कितने अंकों वाली संख्या बन जाएगी? 3 अंकों वाली, है ना, अर्थात 100x + 10y + z। इस प्रकार हम 2 अंकों वाली भी बना सकते हैं, 3 अंकों वाली भी बना सकते हैं, 4 अंकों वाली अथवा अधिक अंकों वाली संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जिस प्रकार अक्षर से शब्द निर्मित होते हैं उसी प्रकार अंकों से संख्या निर्मित होती है ना। इसमें समझने में बड़ा आसानी होती है। जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं तो गणित में आगे केवल हमारे पास रटना हाथ लगता है, हम सवाल भर हल करते रह जाएंगे बस, और उसमें भी बड़ी टेंशन या तनाव होगा। तो अंक से बनती है क्या? संख्या। संख्याओं के आगे गणित के बहुत से रूप हो जाते हैं, कहीं बहुपद, कहीं समीकरण, ठीक है, कहीं असमिकाएँ या सर्वसमिकाएँ। इस प्रकार गणित आगे बढ़ती है। तो गणित जब आगे बढ़ती है तो हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें बहुपद, जैसे 10वीं वाले बच्चे, 9वीं वाले बच्चे बहुपद, इसको पॉलिनोमाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमाइल्स या पॉलिनोमाइल, बहुपद एक वचन में। समीकरण सब लोग समझते हैं, इक्वेशन, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम और भी चीज़ों का अध्ययन करते रहते हैं जो गणित को आगे बढ़ाते हैं,
ठीक है, उनमें से एक है अशमिकाएँ। ठीक है, इस तरीके से बहुपद, समीकरण, असमका ये संख्याओं या दो प्रकार की राशियां इसमें जुड़ सकती हैं, एक चर और एक अचर। इनसे मिलकर ये सब चीज़ें चलती हैं और गिनती आगे बढ़ती है। लेकिन इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है संक्रिया। संक्रिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं, तो इसको गणितीय संक्रिया कहते हैं। यदि हम पूरा नाम लिखें तो जोड़ने का काम, चिपकाने का काम संक्रियाएं करती हैं। इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेशन हैं वो जोड़, बाकी, गुणा, भाग। शायद आपको मालूम है ना। इनके आधार पर ही गणित आगे बढ़ती है। तो पूर्व काल से सबसे प्रचलित जो सबसे पहली संक्रिया थी वो जोड़ या बाकी थी। जैसे जोड़, योग जिसको बोलते हैं, जिसको सम कहते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में जोड़ने की क्रिया के लिए एक संकेत चिन्ह प्लस का दिया गया। तो अगर हम बहुत सी अलग अलग राशियों को जोड़ते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक ही राशि को बार बार जोड़ते हैं, जैसे हमने x को कई बार आपस में क्या किया, जोड़ा, मान लीजिए n बार जोड़ा, ठीक है, तो हमें बड़ी कठिन प्रक्रिया होगी, क्योंकि हम उसी को बार बार जोड़ते रहेंगे। मान लो हमने 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, फिर इसमें 2 जोड़ा तो 6 आया, फिर इसमें 2 जोड़ा तो 8 आया, फिर इसमें 2 जोड़ा तो 10 आया। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लेकिन ये व्यवहार में एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो योग, जब एक ही अंक को हम बार बार योग करते हैं, तो ये जो हमारे पुराने विचारक थे, जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने एक नई प्रक्रिया और उस संक्रिया का उपयोग कर लिया और उसको बाद में कहा गया गुणा। ठीक है, गुणा को मल्टीपल कहते हैं या मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन। और ये हुआ कि किसी भी एक अंक को बार बार जोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसे अभ्यास में रखें और उसको गुणक के रूप में याद रखें, और हम उसको n इंटू एक्स लिख दें या n गुणे एक्स लिख दें। इसका मतलब योग से ही निर्मित हो गया गुणा। जब हम एक ही अंक या संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसे हम अभ्यास करके याद कर लेते हैं और फिर उसको n इंटू एक्स के रूप में प्रकट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लो कोई एक संख्या है 2 और 2 को हम 10 बार जोड़ें, ठीक है, तो 10 गुणे कर देते हैं ना 20। तो अगर हम 10 को 2 बार जोड़ते हैं तो 20 आता है, 2 को 10 बार जोड़ते हैं तो 20 आता है। इसका मतलब हुआ तो योग ही ना। तो योग से बनी प्रक्रिया कौन सी? गुणा। ठीक है, तो गुणा एक प्रचलन में आ गया और एक नई संक्रिया तैयार हो गई। इसी तरीके से धीरे धीरे गणित का विकास होता चला गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग संख्याओं का गुणा करते हैं तो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम एक ही संख्या का बार बार x इंटू एक्स इंटू एक्स गुणा करते हैं, ठीक है, मान लीजिए n बार, ठीक है, तो हम बार बार गुणा करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। x में x का मल्टीप्लाई करो कुछ आएगा, फिर उसमें x का मल्टीप्लाई करो कुछ आएगा, फिर उसमें x का मल्टीप्लाई करो कुछ आएगा। बार बार वही प्रक्रिया दोहराते रहो। तो पहला तो बोरियत, दूसरा टाइम बर्बाद। तो फिर हमने इसको भी अभ्यास के रूप में लिया, है ना, और उसको एक नए रूप में व्यक्त किया जिसको हम x टू दी पावर n लिख देते हैं, ठीक है, और इसे पावर या घात या इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि इसका मान y है तो y बराबर x टू दी पावर n हुआ, ठीक है, यानी हमने x को कितने बार गुणा किया है? n बार, ठीक है। इस तरीके से घातांक स्टार्ट हो गया, ठीक है। घातांक माने घात के ऊपर लगाया गया अंक, ठीक है, और हमने इसको घातांक या इंडेक्स के रूप में व्यक्त किया, है ना।
इस प्रकार गणित विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं को लेके आती गई और हमारी बहुत सी संक्रियाएं बन गई। उन संक्रियाओं का हमें जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तो फिर हमें अंक, संख्या, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी और गणित हम आगे बढ़ते तो जाएंगे लेकिन हमारी नींव बड़ी खोखली रहेगी। इसलिए पहले थोड़ा सा धैर्य रखें, जैसा हमने बताया था अभी वीडियो में कि धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़ धैर्य, दूसरी चीज़ समझ और तीसरी चीज़ अभ्यास। इनसे हमारी शिक्षा का भवन बहुत ऊंचा बन सकता है और बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन अगर आप में धैर्य ही नहीं है, दूसरी समझ ही नहीं है, तीसरा अभ्यास नहीं है तो आपको बड़ी समस्या जाएगी। इस तरीके से घातांक क्या है ये शायद सबके समझ में आ गया होगा। अब घातांक जब हम व्यक्तिगत तौर पे पढ़ेंगे तो हम उसकी चर्चा आगे जारी रखेंगे। अब घातांक से हम लघुगुणक की ओर चल सकते हैं। फिर एक नई संक्रिया मिल जाती है जिसको हमने नाम दिया था लघु गुणक, है ना, लॉगरिथम। इसका मतलब कई बच्चों को लघु गुणक के बारे में ज्ञान नहीं होता और यहाँ तक कि 12वीं तक के कुछ बच्चे ये बोलते कि हमें लॉग पढ़ाया ही नहीं गया और बिना लॉग के 12वीं पढ़ लेना ये तो बड़ा असंभव सा कार्य है ना। इसका मतलब है कि निश्चित है कि हम उसको रटते हैं, हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। लॉगरिथम या हिंदी में लघु गुणक बहुत सरल सी चीज़ है और फिर एक नई संक्रिया है जो हमारी बड़ी गणनाओं को आसान बनाती है। जैसे अभी चर्चा हुई थी 10 पे घात, मान लीजिए हमने 8 कर दिया तो यहाँ तो ठीक है 10 के आगे हम 8 शून्य लिख देंगे, है ना, हमारी समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ 10 पे घात 8 लिखा है। लेकिन अगर हमने 2 पे घात 20 लिख दिया तो गणना हमारी कठिन हो जाएगी। हमने 8 पे घात 13 लिख दिया, हमारी गणना कठिन हो जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए एक और प्रणाली आई और एक संक्रिया तैयार हुई जिसको नाम दिया गया लघु गुणक। इसको गणित में एक बड़ी सरलता से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे धैर्य के साथ, जैसा कि आपने कहा, ठीक है ना। जैसे यदि x पे घात m बराबर n हो, अर्थात अगर हम आधार x को हम आधार बोलते हैं, ये सभी को मालूम है, ये हमारा बेस है, ये हमारी घात कहलाती है, घातांक। इसको पावर भी कई लोग बोलते हैं, ये इंडेक्स भी है। और x टू दी पावर m की वैल्यू है, यानी मान है n या हल है n। अगर हम x पे घात m को हल करें तो n आता है। तो समझ में आ गया होगा कि हम कैसे आए। पहले जोड़ से आए गुणा में, गुणा से आए घात में, और घात को सॉल्व करने के लिए एक सरल प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया लघु गुणक। लेकिन पहले हम घातांक या घात वाले सिस्टम और लघु गुणक वाले सिस्टम को आपस में समझने का प्रयास करें। तो परिभाषा ऐसी बनती है, यदि ये लघु गुणक की परिभाषा है, यदि x टू दी पावर m बराबर n हो तो घातांक m को n का घातांक m को आधार x पर n का घातांक m को आधार x पर किसका, n का, अर्थात मान या वैल्यू का लघु गुणक कहते हैं। लघु गुणक कहते हैं। बड़ी सरल सी चीज़ है लेकिन उसको हम बड़ा कठिन समझ लेते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल सरल समझें। और जब हम लघु गुणक के बारे में अलग से चर्चा करेंगे तो हम आपको पूरा लघु गुणक बिल्कुल क्लियर समझाएंगे। यदि x पे घात m बराबर n हो तो घातांक m को आधार x पर n का लघु गुणक कहते हैं। और लॉग आधार यहाँ पर लिखा जाता है,
ऑफ एन बराबर एन से व्यक्त करते हैं, है ना। इसका मतलब ये कहलाया कि अगर कहीं log x टू दी log बेस x ऑफ n इज इक्वल टू m लिखा है तो इसका अर्थ हुआ x पे घात m बराबर m। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए 3 पे घात 5 तो 3 त्रिका 9 3 27 3 81 3 243, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 243। तो ये घातांक के रूप में लिखा गया एक सिस्टम है, पद्धति है। तो हम इसको लॉग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसा व्यक्त कर सकते हैं कि लॉग आधार 3 पर कितने का 243 का ये बराबर होगा 5। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 3 पे 5 की घात लगा दी जाए तो 243 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि घातांक बड़ी सरलता से सॉल्व हो जाता है लघुगुणक के द्वारा। अब कैसे सॉल्व होता है तो इसके लिए लघुगुणकीय टेबलों का इस्तेमाल किया जाता है। लॉगरिथमिक टेबल जो हमारी पुस्तकों में पीछे दी होती हैं उसकी चर्चा कभी अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये हम शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुका होगा कि जिस प्रकार हम हिंदी या अंग्रेजी को पढ़ते हैं अक्षर शब्द और वाक्यों के माध्यम से, इनके बीच में इनको जोड़ने की संक्रियाएं होती हैं। जोड़ने की संक्रियाएं कभी कभी बीच में आपने सुना होगा संधि, है ना। हिंदी की चर्चा भी हम कर नहीं रहे हैं, जब करेंगे ये हम उसकी हेल्प भर अभी ले रहे हैं। संधि और क्या समास, ये हिंदी की संक्रियाएं हैं जो नए नए शब्दों का निर्माण करती हैं और भाषा को आगे बढ़ाती हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास बहुत सी संक्रियाएं हैं गणित में, है ना। जैसे हमें मालूम है योग सब कोई समझता है ना। अंतर सब्ट्रैक्शन ये भी सब कोई समझते हैं, है ना। गुणा मल्टीप्लिकेशन सब कोई समझता है ना। भाग डिवाइड सब कोई समझता है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी जैसे आ गया घातांक, जिन बच्चों को इन सब चीज़ों में परेशानी जाएगी तो गणित कभी नहीं बनेगी, ये पक्का मान लीजिए आप। तो इनकी बहुत सरलता से हम एक छोटी सी सूची बनाते हैं जिनका कम से कम सबको ज्ञान होना ही चाहिए। तब आप धैर्य के साथ अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे, अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। उठाया और सीधे पाठ्यक्रम पढ़ना शुरू कर देना माने आप अपनी नींव को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आपका मकान बार बार कहाँ गिरेगा, नीचे। इसलिए धैर्य के साथ पहले फंडामेंटल्स पर जरूर ध्यान दें। यदि आपका फंडामेंटल पक्का है, आपको विश्वास है परफेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। योग, अंतर, गुणा, भाग और घातांक। घातांक के बाद करणी, घातांक इंडेक्स कहलाता है, करणी सर्ड कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत से बच्चों को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। यदि नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। स्थानीय मान, है ना। दशमलव, डेसिमल, है ना। दशमलव को क्या बोलते हैं, डेसिमल। इनके पीछे का महत्वपूर्ण ज्ञान हमें होना अति आवश्यक होता है ना। इसी प्रकार लघुत्तम का पूरा नाम ही नहीं मालूम होता है। बच्चे पूरा नाम लिखते ही नहीं हैं, बोलते ही नहीं हैं। लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। इसको LCM शॉर्ट में बोलते रहते अपन, अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल यानी अपवर्त्य, हिंदी में मल्टीपल, अंग्रेजी में मल्टीपल, हिंदी में अपवर्त कहलाता है, ठीक है। तो LCM। इसी तरीके से महत्तम, समापवर्तक, समापवर्तक, इसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनके बारे में भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे अभी। फिर आपको कभी कभी कई लोग को बड़ी प्रॉब्लम जाती है, वर्गमूल, दशमलव का वर्गमूल, है ना, रूट, है ना। तो इसके बारे में भी अभी चर्चा हो सकती है या करना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो। घनमूल, है ना। लघु गुणक पे अभी थोड़ा चर्चा हम कर चुके हैं, फिर आगे भी चाहिए, है ना।
तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो हम फिर अपनी गणित को बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। इसी के साथ फिर हमने दूसरी गणित भी है, ये तो एक हम साधारण अंक गणित या बीज गणित पे थोड़ा सा चर्चा कर सकते थे, तो हमने अभी शुरुआत की है ना। उसके बाद जो बड़ी जटिल गणित जैसे त्रिकोणमिति में एक प्रॉब्लम आती है, इसकी चर्चा भी हम कल करेंगे। तो त्रिकोणमिति को भी समझने का कल हम प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने इतनी चीज़ें जानी, इनके और छोटे छोटे पक्षों पे हम अभी नज़र डालेंगे। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।